फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट का कॉन्सेप्ट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इट रादर। मैं इसी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें एक तो यह है कि सबसे पहले फाइनाइट का तर्जमा सुन लें। फाइनाइट का मीन दैट महदूद करना, फाइनिट। और फाइनाइट भी इसको हम बोलते हैं और फाइनाइट भी बोलते हैं, ठीक है। फाइनिट, फाइनट। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, महदूद जो है उसका मफहूम है नॉन फाइनाइट, जो महदूद है, और जो नॉन फाइनाइट है वो गैर महदूद है, फाइनाइट महदूद है, राइट। तो जब हम एक जुमला बनाते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इसको जरा अपने वर्ब की फॉर्म्स देखी, यानी ये टू राइट मैं लिखता हूँ, उसके बाद राइट या राइट्स कर देते हैं, फिर राइटिंग कर देते हैं, फिर रोट कर देते हैं, और फिर रिटर्न कर देते हैं। ये वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं, राइट। हमने इसका नाम दिया था इन्फिनेटिव, ये बेयर इन्फिनेटिव, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट टेंस, और ये पास्ट पार्टिसिपल। अब मिसाल के तौर पे देखते हैं कि इनमें से कौन जो है वो सेंटेंस बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाल के तौर पे मैंने सब्जेक्ट आई लिख दिया, उसके बाद मैं आई सबसे पहले लेता हूं टू राइट। क्या मैं मेरा सेंटेंस बनता है आई टू राइट, यानी कोई पूरा जुमला बनता है? मैं लिखना, मैं लिखना का ट्रांसलेशन ये बनेगा। अगर मैं राइट लिख देता हूं एस के बगैर, आई राइट, अब इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा मैं लिखता हूं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। अब मैं इसके आगे एक पीरियड या फुल स्टॉप जो है वो डाल सकता हूं। उसके बाद अगर मैं लिखूं राइटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो मैं लिख रहा। अब लिख रहा किस जमाने में हूं ये मुझे नहीं पता, राइट। सो ये भी सेंटेंस नहीं बन सकता, मैं लिख रहा। अगर मैं लिखूं रोट, आई रोट, सॉरी, आई कैन इजीली मेक ए सेंटेंस, मैंने लिखा। सो मैं इसके आगे फुल स्टॉप डाल देता हूं, आई रोट, मैंने लिखा। उसके बाद मैं अगली फॉर्म लेता हूं रिटर्न, रिटर्न। मैं कहता हूं आई रिटर्न, तो कभी भी नहीं एक सेंटेंस बनेगा। लिख चुका, मैं लिख चुका हूं का मफहूम जो है वो हम नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इंफिनिटिव फॉर्म, हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये 3 फॉर्म ऐसे हैं जो कि इन्फिनिट है, लामहदूद है, राइट। यानी इनमें कोई जमाना जो है वो नहीं पाया जाता, राइट। जब हम इनको हम महदूद करते हैं, यानी ये सॉरी ये नॉन फाइनाइट है, लामहदूद है, राइट। लेकिन जब हम राइट कहते हैं तो ये महदूद हो जाता है, एक जमाना, मैं लिखता हूं। जब हम कहते हैं आई रोट, मैंने लिखा, तो ये जमाना, माजी का जमाना जो है वो महदूद हो गया। तो हमारे पास 2 वर्ब हैं, एक एक प्रेजेंट पार्टिसिपल वेर इन्फिनेटिव, और एक पास्ट टेंस, जो कि यानी लिमिट कर देते हैं टाइम को, एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में। बाकी टू राइट का सेंटेंस ही नहीं बन सकता, राइटिंग का सेंटेंस ही नहीं बन सकता, रिटर्न का सेंटेंस ही नहीं बन सकता, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है, राइट। अब अगर इनको हमने सेंटेंस में बनाना है तो मुझे कहना पड़ेगा आई एम टू राइट। अब मैं इधर फुल स्टॉप लगा सकता हूं, मैंने लिखना है, मैंने लिखना है, एम लगाया तो उसने, अब ये है प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। और अगर मैं कर दूं आई वॉज टू राइट,
तो ये पास्ट बन जाएगा, मैंने लिखना था, राइट। इसी तरह अगर राइटिंग है तो मैं आई एम कर देता हूं, आई एम राइटिंग। नाउ इट मेक सेंस कि मैं लिख रहा हूं, हूं यानी आई एम टॉकिंग अबाउट सम एक्शन दैट इज बीइंग टेकन इन द प्रेजेंट टेंस, राइट। तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा। और अगर मैं करूं आई हैव रिटन, तो अब ये मेरा एक पूरा फिर सेंटेंस बन जाएगा कि मैं लिख चुका हूं या मैंने लिख लिया है। तो ये तीन के साथ, एक, दो और तीन के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब वो वही वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये किस टाइप के वर्ब हैं। मैंने उस दिन आपको इसके ऊपर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कराया था, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम मजीद जो है वो गुफ्तगू करेंगे जब हम वर्ब को तफसील से पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली वर्ब को अंडरस्टैंड करके ही हम इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो अब एक बेयर इन्फिनिटिव और एक पास्ट टेंस, ये दो जो हैं ये हमारे जो हैं वो नॉन फाइनाइट फाइनाइट हैं, बाकी सारे फाइनाइट जो हैं वो टेंस है। यानी दो जो हैं जो महदूद हो जाते हैं और तीन जो है वो गैर महदूद हैं। उनको वो किसी जमाने को नहीं करते। लिखने में कोई जमाना नहीं पाया जाता, लिख रहा हूं मैं कोई जमाना नहीं पाया जाता, लिख चुका हूं मैं कोई जमाना नहीं पाया जा रहा। इसमें लिखने में एक बताया जाता है काम का करना, ये इन्फिनिट मसदर है जैसे उर्दू में होता है। लिख रहा काम की कंटिन्यूटी तो है लेकिन उसका किसी टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रिटर्न काम के होने का जिक्र तो पाया जा रहा है लेकिन किसी टाइम के साथ उसका जिक्र नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज है कि काम हो चुका है, राइट, लेकिन फिर हेल्पिंग वर्ब विल डिटरमिन कि किस जमाने की हम बात जो है वो कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें तीन फॉर्म जो है ये एक तरह की है और दो दो फॉर्म जो है वो एक तरह की फॉर्म है। तो अगर स्टिल आपके पास इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कर सकते हैं। यू कैन ओपन अप योर माइक एंड आस्क द क्वेश्चन, या आप लिख सकते हैं कोई क्वेश्चन। उसके बाद हमने उस दिन जो किया था वो किया था एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एस प्लस बी प्लस ओ स्लैश सी प्लस ए। इसको हमने कहा सब्जेक्ट, इसको हमने कहा वर्ब, इसको कहा हमने ऑब्जेक्ट, इसको हमने कहा कॉम्प्लीमेंट। और मैंने आपको बताया कि ये ई वाला कॉम्प्लीमेंट है, आई वाला, और इसको हमने कहा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। इसमें हम अभी इन चीजों का मैंने तर्जुमा जो है लिखा है। सब्जेक्ट मीन फाइल, वर्ब मीन फेल, ऑब्जेक्ट मीन मफूल, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब का मैंने ट्रांसलेशन जो है वो Your सब्जेक्ट internet. इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम दैट सब्जेक्ट जो है, अरे बहुत आप बहुत सब्जेक्ट जो क्यूट है हैं। वो हमारा फिक्रे का अहम तरीन जो है वो जुज्व है, इस कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। उसकी वजह यह है कि इट इज द सब्जेक्ट फॉर विच ऑल अदर थिंग्स कम। सब्जेक्ट को हम उर्दू में फाइल कहते हैं, लेकिन ये फाइल के बारे में पूरा सेंटेंस जो होता है, यहाँ तो फाइल सब्जेक्ट के बारे में उसका एक्शन जो है वो शो करता है कि सब्जेक्ट ने काम क्या किया, या सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग हालत जो है वो शो करता है। तो वर्ब के बारे में अभी आपने दो लफ्ज याद रखने हैं। एक कि वर्ब जो है वो अपने फाइल की हालत, स्टेट ऑफ बीइंग, कि वो किस हालत में है उसको जाहिर करता है। जैसे मैंने उस दिन आपको मिसाल दी, द रेड कार इज न्यू, तो रेड कार के बारे में हमने क्या कि वो किस हालत में है, वो नई है। अब कोई भी हम उसकी हालत बयान कर सकते हैं। इस फिक्रे में तो एक हालत, नया होने की हालत को बयान किया,
लेकिन हम ये कह सकते हैं द रेड कार इज वेरी एक्सपेंसिव, बड़ी महंगी है, या कुछ और कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी हालत होगी। अब अगर हम कहें द रेड कार इज सेलिंग लाइक अ हॉट केक, राइट। अब इधर इज सेलिंग में हमने उसके एक्शन के, उसके काम को जाहिर कर दिया है। तो वर्ब जो है वो हमारा दो चीजें बयान करेगा, आइदर द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट और द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। ये दो चीजें जो है ना वो एज टीचर आप अपने जहन में बिठा लें, राइट। हमें किसी भी काम को करने के लिए शायद हो सकता है हम इनिशियल स्टेज में बहुत क्लैरिटी में कॉन्सेप्ट को ना पिक कर रहे हो, लेकिन अगर हम वर्ड्स को अपने साथ मानूस कर लें, फेमिलियर कर लें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते रहें, तो उसके नतीजे में हम बहुत आसानी के साथ कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। तो what I've told you about verb of a sentence is that it describe either the action of the subject, अपने फाइल का अमल एक्शन जाहिर करता है, और सेकेंडली इट एक्सप्रेसेस द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ, मैं लफ्ज बोल रहा हूं स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी हालत का कि किस हालत में वो है उसको जाहिर करता है। और आपका फाइल जो है ये वो चीज है जिसके बारे में तमाम जुमला जो है बयान किया जाता है। अब इसमें एक बात और याद रखने की है, और वो ये है कि आपका सब्जेक्ट जो होता है, जिसके लिए मैंने उर्दू में फाइल लिखा है, ये हमेशा हमेशा नाउन होएगा, इसम, ये हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। यानी फाइल जो होगा ये नाउन होगा। अगर एक लफ्ज है तो वो नाउन है, अगर एक फ्रेज है, एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, तो वो नाउन फ्रेज कहलाएंगे। और इसके बाद अगर हम कह दें कि अगर इस तरह एक पूरा जुमला फाइल बन जाएगा तो वो नाउन क्लॉज बन जाएगा, वो नाउन क्लॉज बन जाएगा। तो ये फाइल होगा, ये क्या होगा, फाइल होगा। नाउन जो फाइल जो है ये हमेशा नाउन होगा। और नाउन अगर होगा तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक कि वो कोई आदमी हो, कोई इंसान हो, कोई फर्द हो, कोई इंडिविजुअल हो, राइट। और अगर वो इंसान नहीं है तो फिर कुछ चीज होगा या जानवर होगा। बाज दफा कुछ जानवरों को हम इस तरह जाहिर करते हैं कि वो इंसानों की तरह हम उन्हें शुमार कर देते हैं, तो तब वो इंसानों की तरह उनके, यानी हम उनके लिए इट की बजाय ही की या शी की प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे जो हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं जिनके हमने नाम भी रखे हुए होते हैं वगैरह। अदरवाइज हम इट या उनका नाम इस्तेमाल कर देते हैं। एक बात इधर याद रखने की है, जिसको मैं ये चाहूंगा, ये दो तीन चीजें जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ इसको आप बहुत गौर से जो है वो सुने। जैसे किसी वो कहना चाहिए ना, जैसे किसी बिल्डिंग इमारत को बनाने के लिए नीचे प्लॉट होना जरूरी है। हर जगह एक प्लॉट होता है, उसके ऊपर एक एक झोंपड़ी भी होती है, उसके ऊपर एक मकान भी होता है, एक बड़ी आलीशान महल भी होता है, एक बिल्डिंग भी होती है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो अगर हम जो सब्जेक्ट है इसको हम कहें तो ये हम कहते हैं नाउन। तो नाउन बेसिकली रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग, राइट। प्लेस भी उस थिंग के जुमरे में आ जाती है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हम इसको थोड़ा सा करें तो नाउन को यहां समझने के लिए जो कि आगे आपको, जिससे आपकी एक और चाबी खुलेगी सेंटेंस के बारे में, जब आप लंबा एक सेंटेंस लेंगे और उसमें आपको पता नहीं होगा कि कौन सा लफ्ज जो है वो सब्जेक्ट है। तो इसके लिए याद रखिए कि नाउन जो है ये जगह है, इसम है, ये जगह है हु एंड व्हाट, हु या वोट, यानी यहाँ बंदा होगा तो हु, और चीज होगी या जगह होगी वगैरह वगैरह तो वोट। तो दे आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि वर्ब में दो चीजें आएंगी, या काम, अगर मैं उर्दू करूं काम, या फाइल का काम, ऐसे कर लेते हैं, फाइल का काम या फाइल की हालत बयान करने वाला लफ्ज, स्टेट ऑफ बीइंग, फाइल की हालत बयान करने वाला लफ्ज, राइट। तो ये दो चीजें हैं। हमें फिक्रा जो है वो मिलता है, अभी हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। हमें कोई फिक्रा मिलता है तो हम उसमें सबसे पहले जो है, अगर हमने उस फिक्रे को एनालाइज करना है, हमारा यहाँ इस लर्निंग करने का मकसद to be able to analyze a sentence into its components, कि फिक्रे में फाइल क्या है, वर्ब क्या है, मफूल क्या है, वगैरह वगैरह। आज हमने सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब के बारे में कर रहे हैं, फिर इसी तरह एक एक चीज के बारे में लर्न करेंगे। तो हम स्टार्ट होते हैं हमेशा वर्ब से। व्हाट इज द वर्ब इन द सेंटेंस, यानी व्हाट वर्ड डिस्क्राइब्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। इसको जब हम एक दफा डिटरमिन कर लेते हैं तो फिर हम कहते हैं ये एक्शन या ये स्टेट ऑफ बीइंग किसकी है। तो उसको हम कैसे करेंगे, ये अभी हम इसको प्रैक्टिस में करेंगे। अगर मेरी बात है और अगर सवाल है तो आप या माइक ऑन करके पूछ सकते हैं या आप लिख के पूछ सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि इट शुड बी मोर इंटरैक्टिव। यू पीपल शुड कन्वे योर understanding of what we are talking about, because agar aap, I'm sure that if you listen to it, watch it carefully, right, you are going to understand a lot of things. यानी ये इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स के लिए इट्स अ मस्ट, एंड आई नो बिकॉज आई बीन डूइंग दिस फॉर एजेस, और इसके नतीजे में हाउ मेनी पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम डूइंग ग्रामर। और ग्रामर का नॉलेज जो है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ नॉलेज। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई मूव फॉरवर्ड। एनीवन, समवन? होप आप में से कुछ लोगों की छुट्टियां खराब नहीं मैंने की, एंड इफ दे आर नॉट मेड टू लिसन टू इट, एंड ऑल ऑफ यू आर listening to it. Yeah, sure, it's a matter of practice, and I'm going to give you, as I just told you, that I'm going to give you a lot of exercises for practice, right? प्रैक्टिस तो करने हैं, प्रैक्टिस के बगैर तो मैंने कहा ना, लिसनिंग ओनली इज नॉट इनफ, यू विल हैव टू स्पेंड सम गुड टाइम इन प्रैक्टिसिंग। और मैंने इसको जो है वो आपके लिए जिस तरह रखा है अब उसमें इसकी जो वायर होगी उसके साथ लगाओ तब वायर करेगी। प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छी प्रैक्टिस जो है वो इंशाल्लाह कर पाएंगे, राइट। सो ओके, टुडे वी आर गोइंग we are going to study again from the sentence. These are few sentences that we read yesterday in the last class, right? So this is again the definition of the sentences. A sentence is made up of different words combined into a pattern that expresses a complete thought. When written, it begins with a capital letter and ends with a period, a question mark, or an exclamation mark. In its simplest form, this complete statement is also called an independent clause or a simple sentence. All the above examples are of sentences. अब इसमें हो सकता है कुछ चीजें तो आपको क्लियर होती हैं, आप यू बीन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें एक हो सकता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और सिंपल सेंटेंस। अब मिसाल के तौर पे कोई भी हमने जो सेंटेंस बोला, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बुक, तो ये दिस इज अ बुक, अगर हम टी को स्टार्ट किया, कैपिटल लेटर बनाया और बुक के बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक सेंटेंस है और ये एक सिंपल सेंटेंस है, और ये इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो इब्तदाई, जैसे मैंने कहा ना शुरू में,
चीज़ों को बाज दफ़ा बहुत क्लैरिटी ना भी हो तो भी हम आसानी के साथ एक लफ्ज़ को उसके छोटे लफ्ज़ को याद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास को गैजेट आता है, अभी हम उस गैजेट को अंडरस्टैंड नहीं करते, कोई हमें नाम दे देता है तो हम हम उसको उससे रिलेट कर देते हैं, और फिर जब भी हमसे कोई पूछता है तो हम उस चीज को उस नाम के साथ उस चीज को रिलेट करते हैं। ये नेमिंग का यही असूल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई नया स्टूडेंट हमारी क्लास में आता है तो हम उसको उसका नाम से उसके उसको रिलेट करते हैं, फिर जब भी वो आता है तो उसके नाम के साथ हमें वो याद आ जाता है। और दिस इज अ बुक इज अ सिंपल सेंटेंस। अब इसका मतलब यह है, जब भी देखें एक सेंटेंस है और एक फिर सिंपल सेंटेंस है और एक क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जी, मिस हैज रेज्ड हैंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू लेट मी नो। तो ये बात याद रखिएगा कि इसका मतलब यह है कि हमने जब इंडिपेंडेंट क्लॉज कह दिया तो इसका मतलब यह है कि हम कुछ और भी क्लॉज के बारे में करेंगे। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉजेस। इसी तरह जब हमने सिंपल सेंटेंस कह दिया तो इट मीन दैट देर आर मोर देन वन टाइप ऑफ sentences, सो we'll discuss that later on. अब सेंटेंस ऑफ फ्रेगमेंट। अब मिसाल के तौर पे सेंटेंस जो है उसके बारे में हमने कहा ग्रुप ऑफ वर्ड है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट कन्वे some meaning but does not express which conveys some meaning but does not express a complete thought is called a sentence fragment। यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो है और उसका एक मफहूम भी हमें समझ आता है, लेकिन वो एक जुमले की तरह हमें एक मुकम्मल मफहूम नहीं अदा करता। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं मिसाल दे रहा था, आई टू राइट। इसका एक मीनिंग तो है, आई का मतलब मैं, टू राइट का मतलब लिखना है, लेकिन यह है कि ये एक मीनिंग नहीं देता जैसे जिस तरह के आई राइट हमें एक मुकम्मल मफहूम जो है वो किसी चीज के बारे में पूरा पता देता है कि सब्जेक्ट जो है वो लिखने का काम कर रहा है। इस तरह के जो होते हैं इसको हम आमतौर पे फ्रेजेस कहते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब भी टुकड़े ही है। फ्रेगमेंट्स आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, यूजुअली दे आर pieces of sentences that have become disconnected from the main clause। तो इसी तरह आप इसको देखें, इन द मॉर्निंग सुबह में इसका मतलब है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। ओवर द विंडो ये इसका भी एक मीनिंग है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। माई यंगर ब्रदर ये भी इसका एक मीनिंग है लेकिन सेंटेंस नहीं है। द रोज वेट बाय ट्रेन इज अ सोल्जर। अब एक सिपाही है, ये खबर तो है लेकिन कौन एक सिपाही है, इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस नहीं है। वर्क्स डे इन एंड डे आउट, वो दिन रात काम करता है, लेकिन सेंटेंस जो है वो नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज आर आइदर फ्रेजेस और फ्रेगमेंट। आप इनको फ्रेज कह लें, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप इनको फ्रेगमेंट कह लें, तो ये आजकल हम टर्म जो है वो यूज करते हैं। तो दे आर इसकी एक्सरसाइज जो है ये आपको मिल जाएगी कि फ्रेज और सेंटेंस को कैसे आपने करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज जो है वो दी हुई है, तो आपको मैं इंशाल्लाह ताला आज जो है वो पूरा एक इस सेंटेंस का चैप्टर जो है वो सेंड कर देंगे, और आप उसको उस वो पीडीएफ में होगा, उसको फोटोकॉपी करवा के उसको सॉल्व करें, और फिर नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें बताएं। और अगर आप ये बात याद रखें कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ऑल ऑफ यू आर इन द ग्रुप, वन व्हाट्सएप ग्रुप, तो यू कैन रेज योर एनी एनी थिंग दैट यू वांट टू डिस्कस, या कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन लेट मी नो। उस आई कीप ऑन चेकिंग, या मेरे साथ जो है वो मुझे बता देंगे कि ये क्वेरी जो है वो आई हुई है। तो जैसे हम अपने टीएसएस के हेड ऑफिस के एकेडमिक्स में क्वेरीज को देख रहे होते हैं, इस तरह ग्रामर के ऊपर भी हम क्वेरीज को देखेंगे, राइट। उसके बाद हम मूव करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की तरफ। ये लफ्ज जो है वो प्रेडिकेट नहीं है, प्रेडिकेट है, खट, राइट। इस तरह, क्योंकि अगर केट कहें तो फिर ये वर्ब बन जाएगा, यहाँ ये इसम है, नाउन है। ये टू पिलर्स ऑफ ए सेंटेंस, ये जुमला जो होता है ये
इन दो पिलर्स पे, सतूनों पे ही खड़ा होता है। जैसे इसको हमने उस दिन भी पढ़ा था, पर्सन और थिंग, नाउन वी टॉक अबाउट व्हाट वी से अबाउट सम पर्सन और थिंग। इसको हम यानी सब्जेक्ट वही नाउन और प्रेडिकेट वही खबर। तो अहमद painted the picture, Hassan has passed the test, they left, Ali is good at English, the day is very sunny, the red car is new। ये वही sentences जो हैं वो आ गए हैं। तो इसमें आप आसानी के साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर सकते हैं। इसमें उर्दू में भी याद रखिए, अली अहमद पेंटेड द पिक्चर, दैट पिक्चर, अहमद ने वो तस्वीर पेंट की। अब पूरा एक मफहूम दे रहा है, काम क्या हुआ, पेंट करना। हसन हैज पास द टेस्ट, हसन ने टेस्ट पास कर लिया है, काम क्या हुआ, पास किया है। दे लेफ्ट, वो रवाना हो गए, काम क्या हुआ, रवाना हो गए। अली इज गुड एट इंग्लिश, अब इसमें अली इंग्लिश में अच्छा है, अब इसमें कोई काम नहीं हुआ। इसमें हमारा वर्ब क्या है, इज, और इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैज पास्ट में हैज हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट मेन वर्ब है। इसमें हमारा इज जो है ये ही मेन वर्ब है, राइट। इसकी ये इसको क्या कहते हैं, अगर आपने वो हमारी ग्रामर की किताबें देखी हो तो इसको हमने उधर डिफाइन किया हुआ है, लेकिन अभी भी इसको हम करेंगे पूरा जब वर्ब पे आएंगे। द डे इज वेरी सनी, इसमें भी वो कोई एक्शन नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट है, द रेड कार इज न्यू। तो तीन में हमारा एक्शन है, तीन सेंटेंसेस में, और तीन सेंटेंसेस में हमारे सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग है, जो है इज जो है ये बता रहे हैं। The person thing we talk about is called the subject, and what we say about it is called the predicate. The subject is a noun, a pronoun, or some other word or group of word used as noun or noun phrase। अब फिर मैं बार बार, क्योंकि ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसके ऊपर सारी बिल्डिंग खड़ी है, ये इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग, राइट। फिर आप इंटरमीडिएट जिधर मर्जी भर लें, जैसे बड़ी इमारत के लिए हमें वो कंक्रीट के पिलर्स बनाने पड़ते हैं, तो ये वो कंक्रीट के पिलर्स हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। सब्जेक्ट इज अ नाउन, बाकी अ प्रोनाउन, अ सेम सम अदर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज नाउन, इसको हम एक लफ्ज में भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट इज अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। सब्जेक्ट जो होता है वो इसम होता है, या इसम कोई ऐसी और चीज जो इसम के मसावी होती है। जैसे प्रोनाउन ये इसम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, या दूसरे वर्ड जो कि इसम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ गुड स्टूडेंट, तो द सब्जेक्ट अली इज अ नाउन हियर। द एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इज अ वर्ब। प्रेडिकेट में एक से ज्यादा लफ्ज होते हैं आमतौर पे। uh, तो अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है। अगर ये पूरा प्रेडिकेट हमें बताता है सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब एक रेडी रेफरेंस के तौर पे हमें सब्जेक्ट का काम या उसकी हालत बता देता है। इट टेल्स दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग और दैट समथिंग इज ट्रू ऑफ द सब्जेक्ट। या तो सब्जेक्ट जो है वो को काम करता है, या कोई चीज जो है वो सब्जेक्ट के बारे में सही है, राइट। राइट। अली इज अ गुड स्टूडेंट, तो इज जो है वो हमें अली के बारे में बताता है कि इज समथिंग ट्रू ऑफ द सब्जेक्ट, कि वो एक अच्छा तालिब इल्म है। अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यहाँ एक बहुत वही मैं इस कंफ्यूजन को फिर एड्रेस करना चाह रहा हूँ। अब वर्ब मे कंसिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब and one or more helping verbs. Helping verbs such as am, is, are, was, were, be, been, has, have, had, do, these, do, does, is man, or did. A main verb and its helping verb makes up a verb phrase। यानी मेन वर्ब और उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक फ्रेज जो है वो बनाता है, राइट। अब ये सारे जितने भी होते हैं, ये अगर किसी वर्ब के साथ आ रहे हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और अगर ये अकेले आ रहे हैं तो ये मेन। तारा हैड बीन वॉचिंग द प्रोग्राम, अब इसमें हैड बीन जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एच बी हेल्पिंग वर्ब, और वॉचिंग मेन वर्ब है, राइट, मेन वर्ब है। और
ये तारा सब्जेक्ट है और ये थोड़ा सा पीछे चला गया हुआ है, वरना हैड भी हेल्पिंग वर्ब है और बीन भी हेल्पिंग वर्ब है और वॉचिंग जो है ये हमारा मेन वर्ब है और had and been are helping verb. Watching is a excuse me. Had been watching is a verb phrase. इसको हम verb phrase कहते हैं. यानी if we have more than one word in one type तो उसको हम phrase कहते हैं और फिर उसका नाम क्योंकि उसका आखिरी लफ्ज जो है वो verb है तो उसको उसी नाम के तहत हम उसको verb phrase कहते हैं. यानी phrase एक से ज्यादा बामायनी लफ्ज जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं मीनिंग को क्लियर करने में और उसका जो लास्ट वर्ड होगा उसके ऊपर हम उसको उस फ्रेज को नाम देंगे हैड बीन वॉचिंग, राइट. तो अब वॉचिंग जो है ये वर्ब हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ब फ्रेज है. To find the verb in a sentence, look for a word that tells the main action, expresses a state of being, or link the subject with a description. ये वो मेन लाइन है वर्ब के नीचे, सेंटेंस के नीचे, जिससे हम सेंटेंस के बारे में जान सकते हैं. अगर आपने सब्जेक्ट में को वर्ब जो है वो आपने तलाश करना है तो आप ऐसा देखें कि कौन सा लफ्ज जो है किसी एक्शन को बयान कर रहा है या स्टेट ऑफ बीइंग को बयान कर रहा है या सब्जेक्ट और उसके प्रेडिकेट को लिंक करता है. Look for helping verbs such as is, am, are, was, were, etc., etc. Would, could, should, ये सारे helping verb के तौर पे आते हैं. Look for the parts that make up the verb phrase, यानी verb phrase को पूरे जो करते हैं वो उनको आप तलाश करें किसी भी जुमले में. अब मिसाल के तौर पे अब ये वो तरीका है जिससे हम कर सकते हैं. Look for all parts that make up the verb phrase. My friend Shahid went to the bar. अब what is the verb? एक्शन क्या हुआ? went. तो हमें verb मिल जाएगा. यानी अगर मैं इंग्लिश में कहूँ my friend शाहिद went to Dubai तो what is the action? तो went. अगर मैं इसको ट्रांसलेट कर लूँ मेरा दोस्त शाहिद दुबई गया, काम क्या हुआ? जाना. काम क्या हुआ? जाना. went. तो इसका मतलब यह है कि हमारे इस फिक्रे में फाइल कौन है? वो है शाहिद. फाइल शाहिद है और फेल क्या है? went. Who broke the glass? What is the verb? What is the action? क्या किसने ग्लास तोड़ा? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ब्रोक आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा वर्ब है, ये हमारा फेल है, राइट. सो फिक्रे को तलाश करने के लिए फेल को तलाश करने के लिए ये वो एक तरीका है जिससे आप आसानी के साथ वर्ब को तलाश कर सकते हैं. कोई अगर क्वेश्चन हो आपका तो आप बता दें मुझे. एनी इफ देयर एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड. एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड. साउंड नहीं आ रही तो वो आई एम रियली सॉरी. रिकॉर्डिंग इस भी कर रहे हैं ताकि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कर सकते हैं. साउंड ना आने का मतलब यह है कि वी हैव सम problem, you have some problem with your connection, right? Oh, that's great, Sir. Mahesh. Sir, God bless I you. have a question. How can we use That's helping great. verb? That's great. It's come is a लग rim रहे was verb TLS के लोग type जो हैं of. वो अच्छी ये अंग्रेजी पढ़ाएं ये इसके नतीजे में. ठीक है. फाइंडिंग द वर्ब, हम वर्ब को कैसे तलाश कर रहे हैं इसमें मैंने तो सब वर्ब्स को हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है. दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. आर यू अ गुड स्टूडेंट? वेयर इज माय पेंसिल? जी
Miss Bakhtabar raises hand, but I don't find what is her question. हाँ, chat box को queries के लिए कर लें तो it will be good. We can easily read that. But please do give me, keep giving me your feedback, right? So where is my pencil? I'm seeing my friend tomorrow. They have been watching TV since 5 o'clock. They'll always remember their old friends. You did not meet your friend in London. It's a beautiful sunny day, right? So इसमें आपने देखा कि सारे बोल्ड जो हैं अब वो हमारे वर्ब हैं. स्पीक हमारा एक्शन वर्ब है, आर हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है, इज हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है, एम सीइंग हमारा एक्शन वर्ब है विद एम हेल्पिंग वर्ब एंड सीइंग मेन वर्ब, हैव बीन वॉचिंग हमारा वर्ब फ्रेज है, हैव और बीन बोथ आर हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग इज आवर मेन वर्ब, विल रिमेंबर. अब देखिए ये ऑलवेज जो है ये विल रिमेंबर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान है, तो इसको वैसे आपको याद रखिएगा. ऑलवेज ये इस तरह की जितने भी लफ्ज होते हैं ये एडवर्ब्स होते हैं. ये ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, राइट? बताता है कि कितनी दफा काम हुआ. तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के दरमियान आएगा. इसको हम मिड प्लेस हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. तो ये विल हेल्पिंग वर्ब है और रिमेंबर हमारा मेन वर्ब है. ही डिड नॉट मीट, अब डिड हेल्पिंग वर्ब है और मीट जो है ये है हमारा मेन वर्ब है. अब इसी तरह नॉट को देखेंगे तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा. नॉट हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आता सिवाय बहुत शाज हालतों में, राइट? और ये अगेन अगर विल ऑलवेज एडवर्ब था जिसने यानी स्प्लिट किया हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से, तो नॉट भी एडवर्ब है. नॉट इज ऑलवेज एडवर्ब वर्ब, एंड ये नॉट जो होता है हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ये भी याद रखिएगा. मिसाल के तौर पे हमारे पास हैव और बीन है, तो अगर हमने इधर नॉट लगाना होता तो हम हैव के बाद लगाते, बीन के बाद ना लगाते, अगरचे वो भी हेल्पिंग वर्ब है. तो अगर हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है, बाज़ दफा तीन भी होते हैं, ठीक है, वुड हैव बीन, तो हमेशा फिर उसमें हैव के बाद नॉट नहीं आता, वुड नॉट हैव बीन होता, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. इस तरह की टिप्स को याद करते होते हैं, और इस तरह की टिप्स जो है वो स्टूडेंट्स को भी देते होते हैं, ठीक है. इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे. अब इसमें इज जो है ये कंट्रैक्टेड फॉर्म है, इट इज है, और ये भी वो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है. तो इसकी कंस्ट्रक्शंस को भी हम स्टडी करेंगे. तो अब वही finding of verb in a sentence is the first step in knowing whether or not a group of words expresses a complete thought. Look for the verb first, the most important word or words in the sentence, and then for its subject. यानी अगरचे मैंने आपको पहले कहा कि we bring predicate which has a very important element which is a verb, is brought, the whole predicate is brought for the subject. लेकिन to know the different components of the sentence, लेकिन उसके बावजूद जो कुंजी है ना, key to finding different components और even the subject जिसके लिए वो verb आया वो verb ही है. The verb may sometimes be difficult to find. It may come anywhere in the sentence. ये शायद maybe new for you. आपने बेशुमार अपनी रीडिंग में तो किए होंगे, but somehow it happens sometime that it's not found on its usual place. Usual place क्या है? Subject के बाद, जो हमारे पीछे sentence structure लिखा हुआ है subject के बाद, तो कभी कभी नहीं भी होता. It may come anywhere in the sentence. For instance, it may come before the subject, or in some interrogative sentences जो जैसे कि पीछे दो और तीन थे, it may consist of a single word or a group of two or more words. It may have other words inserted within it. It may be combined with negative, not, or with a contraction of a not, etc. Sometimes the parts of a verb are separated by words that are not verb, any adverb, etc. वो मैंने आपको बता दिया है.
द आर्टिस्ट हैज ऑलरेडी फिनिश्ड द पेंटिंग, तो इसमें ऑलरेडी जो है वो पार्ट ऑफ द वर्ब नहीं है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, इसमें भी नॉट पार्ट ऑफ द वर्ब नहीं है, दोनों एडवर्ब है। शी हैजंट अराइव्ड येट, इसमें भी नॉट जो है कंट्रैक्टेड फॉर्म में है, इसमें भी वो पार्ट ऑफ द वर्ब जो है वो नहीं है बल्कि एडवर्ब है। अब थोड़ा सा हम मूव फॉरवर्ड कहते हैं, वो उसकी एक्सरसाइज आपको मिलेगी तो आप उसमें से एक्सरसाइज जो है वो कर जाएंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सिंपल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी किसी भी जुमले का में एक सब्जेक्ट जो होता है उसको हम सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं और सिंपल प्रेडिकेट जो है वो। आपको याद है सेंटेंस को शुरू में हमने एक दे लेफ्ट, तो अब मैंने कहा ये सेंटेंस है, तो मिनिमम जो मिनिमल कह लें वो ये है कि एक लफ्ज हमें चाहिए फॉर अ सब्जेक्ट, और एटलीस्ट वी नीड अ वर्ब फॉर अ प्रेडिकेट। हाँ, इसमें याद रखिएगा कि इसमें वर्ब जो है जब वो अकेला प्रेडिकेट हो तो वो एक्शन वर्ब होना चाहिए, यानी एक्शन वर्ब, यानी स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब जो है वो नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक हो और एक लफ्ज हो और हमारा प्रेडिकेट जो है वो एक लफ्ज हो, तो उसको हम सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं और हम उसको सिंपल प्रेडिकेट कहते हैं। अगर इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, जरा सोच लें, देख लें मैं क्या कह रहा हूँ। Anyone, someone? चलें इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द सब्जेक्ट, जी, ओ जज़ाकल्लाह। The subject of sentence tells about whom or what the sentence is. The predicate tells what the subject does or is. इसको भी अगर आप याद कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह। सब्जेक्ट जो है वो ये टेल्स अबाउट whom और what the sentence, किसके बारे में, किस आदमी या किस चीज के बारे में सेंटेंस। whom कहेंगे तो आदमी कहेंगे, what कहेंगे तो चीज कहेंगे। अब प्रेडिकेट हमें बताता है कि क्या काम किया, सब्जेक्ट क्या काम करता है और या सब्जेक्ट क्या है। In every sentence, there are keywords that make the basic framework of the sentence. Framework, basic framework. The key word in the subject of a sentence is called the simple subject. It is the subject of the verb. ये वो subject होता है जिसके बारे में verb आता है। It is a noun or noun equivalent. ये noun होगा या noun के मसावी कोई चीज हो जाएगी, ऐसे pronoun है। The key word in the predicate is called a simple predicate. और जो predicate में key word होता है वो simple predicate कहलाता है। And simple predicate is the verb. एक ऐसा verb जो again action या state of the subject को show करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये जुमला आ गया, द पीपल ऑफ माई कंट्री लव देयर कंट्री। अब अगर इसमें मैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग करूं तो मेरा सब्जेक्ट होएगा द पीपल ऑफ माई कंट्री, यानी एक दो तीन पांच लफ्ज हो जाएंगे सब्जेक्ट में, और लव देयर कंट्री तीन लफ्ज हो जाएंगे। अब इनमें कौन सा जो लफ्ज है जो कि की है, अगर मैं उसको ओमिट कर दूं तो फिक्रा मेरा मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर मैं कहूं द ऑफ माई कंट्री लव देयर कंट्री, इट्स यूजलेस। इसी तरह कंट्री लव देयर कंट्री, अगेन इट्स यूजलेस। ऑफ लव देयर कंट्री, अगेन इट्स यूजलेस। तो जब तक, हाँ, अगर मैं पीपल, जी, अगर मैं पीपल को पीपल लव देयर कंट्री तो मीनिंग वही का वही रहेगा। यानी कभी हम कोई नाम लेते हैं, हम कहते हैं हम कहते हैं कार, और हम कहते हैं नीली कार, मेरी कार, तुम्हारी कार। तो ये हम उस कार की बहुत सी चीजों को बयान कर सकते हैं, उसके ताल्लुक को, बहुत सी चीजों को, उसकी बहुत सी सिफ्तें कह लें कि हम उसको ला सकते हैं। ये भी ऑफ माई कंट्री भी असल में पीपल की एक सिफ्त ही है, एडजेक्टिव ही है, ठीक है। तो पीपल को हम नहीं छोड़ सकते। तो इस पूरे सेंटेंस में द पीपल ऑफ माई कंट्री इज हमारा
हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है, और इस कंप्लीट सब्जेक्ट में जो हमारा सिंपल सब्जेक्ट है वो पीपल है। और लव देयर कंट्री में अगर हम इसी तरह लव को निकाल दे, द पीपल ऑफ माई कंट्री देयर कंट्री, मीनिंगलेस है। हाँ, अगर मैं कहूं द पीपल ऑफ माई कंट्री लव, प्यार करते हैं, ये बात जो है वो ठीक हो जाएगी। तो इसी इसी तरह वर्ब फ्रेज, प्रेडिकेट फ्रेज में लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, जो कि हमारा फिक्रे को कंप्लीट कर सकता है अकेला ही। तो इसको हम सिंपल प्रेडिकेट करते हैं। द सब्जेक्ट पीपल टेल हु लव, और predicate, and the predicate love tells what the subject did. The sentence can stand alone on these two elements, people, लव, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब इसको आप इसकी आप एक्सरसाइज जो है वो आप पेज पे दी हुई है, आप करें। मैं आपको ये बात बता दूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपका अगर खास तौर पे जो मैट्रिक वगैरह को पढ़ा रहे हैं, उनमें जब हम सब्जेक्ट को यानी वर्ब को सब्जेक्ट के साथ अग्री करना होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कुछ करेंगे भी, तो उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट and predicate and verb, right? If we can find these two elements, we can find the rest of the elements. अगर जे हम इसका एक हमारे पास एक वो फॉर्मूला भी होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो एनी क्वेश्चन फिलहाल। आप ना ग्रुप बना के ना, अगर एक if you're working with your colleagues, with your friends, so you can take these things up and you can work in groups and discuss these things. Thank you. तो ये they can be very helpful. थोड़ा सा अगर आप अपना टाइम जो है वो ग्रुप्स की शक्ल में लगा लें और इनको डिस्कस करें। और एक और बात यह है कि अगर आप एक लेट्स से आपने एक कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया एंड यू थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, तो व्हाट यू कैन डू इट, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, योर कॉलीग्स के वो आप उनको लेक्चर दें एंड दे शुड लिसन एंड देन दे शुड गिव यू फीडबैक। ये बहुत अच्छा हो सकता है। और इससे भी ज्यादा बढ़ के, you have understood this concept, just place your mobile before you and start giving the lecture, right? It can really help you a lot. और ये तो अब मोबाइल तो अब आपके पास एक ऐसी चीज है जो एक जिन्नी है, आपको हर चीज ला देता है, यानी कम से कम वर्चुअल तो ला ही देता है, नॉट फिजिकल। तो आप इसको जो है वो इसको इस तरह कर सकते हैं। ये मैं अक्सर अपनी क्लासेस में आई गिव असाइनमेंट टू माय स्टूडेंट्स के ओके मास्टर ए कॉन्सेप्ट एंड देन रिकॉर्ड योरसेल्फ इवन बीइंग अलोन इन योर रूम। और आपके पास ना कोई वो नहीं है, वाइट बोर्ड नहीं है या बोर्ड नहीं है, तो यू कैन यानी स्टिक a chart and write on it and let us know कि आपने क्या समझा है। Thank you. After simple subject, we come on to complete subject. The train from Karachi reached the station at 3 o'clock. Colorful seashell littered the beach. Almost all beekeepers wear protective masks. Rain fell steadily all day long. That animal found a secret cave. Star twinkle brightly in the sky. Right? अब इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट जो है सिवाय फोर्थ सेंटेंस के रेन, तमाम जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है इट इज ऑफ मोर देन वन वर्ड। लेकिन अगेन वी हैव वन वर्ड विच इज एक्चुअली द रियल सब्जेक्ट या सिंपल सब्जेक्ट है जिसके लिए वो आया। अगर हम इसको लें कि ट्रेन रीच, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, यस। इसी तरह कलरफुल सी शेल, तो इसमें सिर्फ हम सी शेल लिटरेट कर दें तो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल बी कीपर्स, तो बी कीपर्स इज अवर सिंपल सब्जेक्ट। रेन, ये हमारा सिंपल सब्जेक्ट भी है और कंप्लीट सब्जेक्ट भी है। दैट एनिमल, ये एनिमल हमारा सिंपल सब्जेक्ट है और दैट एनिमल इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट। स्टार, ट्विंकल, और ये वर्ब इधर आ गया हुआ है, ये असल में वर्ब इधर है, तो इसको जरा कर लीजिएगा। ये बाज़ दफा चीजें इधर उधर हो जाती हैं जब हम पीपीटी में वो इसको ओपन करते हैं। तो स्टार हमारा सब्जेक्ट है और ट्विंकल्ड ये हमारा प्रेडिकेट। ट्विंकल्ड ब्राइटली इन द स्काई ये हमारा प्रेडिकेट है, राइट। अब रीच द टेलीविजन एट 3 o'clock ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है कि, लेकिन रीच हमारा सिंपल प्रेडिकेट है। लिटर्ड द बीच ये हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट है, लेकिन लिटर्ड इज अवर सिंपल प्रेडिकेट। वेयर प्रोटेक्टिव मार्क्स ये पूरा कंप्लीट प्रेडिकेट, लेकिन वेयर हमारा सिंपल सब्जेक्ट। इसी तरह फेल्ट स्टडीली ऑल डे लॉन्ग, फाउंड अ सीक्रेट, इसमें हमारा सिंपल सब्जेक्ट पहले में रीच, दूसरे में लिटर्ड, तीसरे में वेयर, चौथे में फेल, पांचवें में फाउंड और छठे में ट्विंकल इधर आ गया हुआ। बाकी सारे कंप्लीट प्रेडिकेट्स हैं, वो उनके यहाँ ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ एडवर्ब्स हैं, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। वो हम जब करेंगे तो उसमें करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन इधर हो तो आप पूछ लें, यू कैन राइट इट। All words in the sentence make up the complete sentence. Ali went. Here, subject and predicate have one word each, so they are simple as well as complete subject and predicate. The student of my college are very intelligent, subject and predicate. So they are complete predicate, and out of these predicates, student is the subject, and are very intelligent, are is the. Oh, that's great. I'll be sending you soon. The simple subject together with its related words of my college form complete subject. The simple predicate are together with its related words very intelligent forms complete predicate. The complete subject may be either one word or more than one word. All the words the predicate make up the complete predicate. आपको एक्सरसाइज मिलेगी कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट। अब थोड़ा सा क्योंकि हमने इसको जरा जल्दी भी खत्म करना है, तो आई होप दैट यू वोंट माइंड के मैं चाह रहा हूँ कि एक पूरा टॉपिक जो है इसको हम एक दिन में खत्म करें। अगर आप देखें जो मैंने इसका बनाया हुआ है, इसका आपको इसकी पूरी मॉड्यूल बना के दिया हुआ है, उसमें ये हमारी है कि हमने इसको इस महीने में खत्म करना है। एंड आई एम टेकिंग 3 times 3 sessions in a week despite my bundle of other tasks। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस छुट्टियों में आप लोग मैक्सिमम इन चीज़ों को कर लें, ताकि इसका कोई बेनिफिट जो है वो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको मिल सके। और डिसाइड दैट हमारी अपनी लर्निंग भी अच्छी हो जाए, क्योंकि पहली चीज तो हमारी अपनी लर्निंग है। हमारी अपनी लर्निंग अच्छी होगी तो हम इसको करेंगे। तो कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट, अब obviously a lot of people among you have the idea what I mean by compound subject and compound predicate। यानी अगर हमारे पास एक वक्त में 2 फाइल हो, किसी एक काम को कर रहे हो, तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट है। 2 से मतलब 2 या 2 से ज्यादा। और अगर हमारे किसी फिक्रे में एक ही वक्त में एक सब्जेक्ट या एक से ज्यादा सब्जेक्ट एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड प्रेडिकेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अली एंड सना केम होम लेट। अब इसमें फेल क्या है? केम। कौन आया? अली एंड सना। और दोनों ने अलग अलग काम किया ऑब्वियसली, अली भी आया और सना भी आए, लेकिन हमारा इधर वर्ब जो है वो कंपाउंड प्रेडिकेट जो है वो केम एक है। अहमद, हसन एंड अली प्लेड अ लॉट। अब इसमें हमारे वर्क क्या है? प्ले। लेकिन किन किन ने खेला? अहमद, हसन और अली ने। ऑब्वियसली इन्होंने अलग अलग खेला, लेकिन काम इन्होंने
एक ही किया, तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। नाइम वॉकड एंड जॉग 3 miles ऑन द ट्रैक टुडे। अब इसमें देखें व्हाट्स द वर्ब, वॉकड एंड जॉग्ड। अब दो काम किए हैं, वॉकिंग और जॉगिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, लेकिन इसमें करने वाला कौन है? नहीं। तो हमारा ये सब्जेक्ट जो है वो सिंपल सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा प्रेडिकेट जो है वो कंपाउंड है, वॉक्ड और जॉब। इसी तरह अली एंड अहमद जंप्ड एंड स्वैम इन द पूल फॉर एन आवर। अब इसमें हमारे एक्शंस क्या हैं? जंप्ड एंड स्वैम, दो, जंप किया और उधर तैराकी की। किन्होंने की? अली और अहमद ने। हाँ जी, वी एंड दे कंप्लीट सब्जेक्ट होंगे, बिल्कुल। एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जो होंगे वो कंप्लीट, अगर वो सब्जेक्ट है, नाउन है, तो वो कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएंगे, और अगर वो वर्ब है तो वो कंप्लीट, सॉरी, कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएंगे, और वर्ब है तो वो कंपाउंड वर्ब हो जाएंगे। When we have two or more nouns, pronouns, etc. as the subject, we call it a compound subject. The joining words are and, or, nor. Ahmed and Hassan play cricket. Reading and writing are two great skills, right? Always remember that a prepositional phrase with its noun never makes up the single subject, a compound one. For example, the student of this college are good sportsmen. अब इसमें हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। इसमें ऑफ दिस कॉलेज जो है ये एक prepositional phrase है जो कि स्टूडेंट्स को डिफाइन कर रहा है। कौन से स्टूडेंट? इस कॉलेज के। तो ये कभी भी अगरचे स्टूडेंट भी नाउन है और कॉलेज भी नाउन है, लेकिन ये कभी भी कंपाउंड फ्रेज जो है वो नहीं बनाएगा। और वैसे भी प्रेपोजिशनल फ्रेज अगरचे सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, लेकिन कभी भी सब्जेक्ट फिक्रे का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इला ये कि उसको हम एक चीज शुमार कर दें, वो आगे पढ़ी जा सकती है। Similarly, when we have two or more than two verbs or as predicate, we call it a compound predicate. Hassan read the book and wrote an essay. तो read the book and wrote an essay इस फिक्रे में हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट है। अब आप एक्सरसाइज करें पेज 13 पे। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, थोड़ा सा डीप ब्रेथ ले ले, क्योंकि ये subjects in the unusual order। ऑर्डर क्या है? नहीं, ये जो हम कहते हैं ना, ये क्वेश्चन आया कि स्टूडेंट्स आर प्लूरल, लेकिन वो ये है कि वो एक ही नाउन होता है, वो एक ही नाउन उसको हम शुमार करते हैं, वो उससे हट के नहीं है। यानी जब हम कहते हैं सिंपल सा वो कंपाउंड, तो वो एंड या और के या नॉर के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो अलग, वो उस का प्लूरल नहीं होगा वो नाउन का। यानी ऑफ माई क्लास, क्लास जो है ये ऑफ के लिए आता है। ये क्लास जो है ये उसकी एक तरह से ना एक एडजेक्टिव है, उसका मॉडिफायर इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो उसका उसको डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट है, तो हम कहते हैं गुड स्टूडेंट, तो गुड एडजेक्टिव हो जाएगा और स्टूडेंट नाउन हो जाएगा। अब हम कहते हैं गुड स्टूडेंट्स, तो गुड एडजेक्टिव हो जाएगा और स्टूडेंट्स नाउन होगा, इसको हम नाउन ही कहेंगे, सिर्फ ये कहेंगे ये प्लूरल नाउन है। इसी तरह अब हम कहें स्टूडेंट, अ स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, मेरी क्लास का एक तालिब इल्म। जिस तरह क्या, कौन सा स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट था, गुड स्टूडेंट, इसी तरह कौन सा स्टूडेंट मेरी क्लास का स्टूडेंट, तो ये भी एक तरह से एडजेक्टिव ही होता है, एक तरह का। मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना चाहता, तो ये ऐसे ही होता है।
क्लास बेसिकली रिलेटिंग टू क्लास नहीं, ये रिलेटिंग टू क्लास नहीं है, ये ऑफ द क्लास पूरे का पूरा जो है ये स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। ये पूरे का पूरा जो है ये स्टूडेंट ऑफ ऑफ द क्लास या ऑफ दिस कॉलेज है। ये ऑफ दिस कॉलेज जो है, अगर आप इसको इधर से निकाल के द स्टूडेंट्स आर गुड स्पोर्ट्समैन, अब ये जो ऑफ दिस कॉलेज हमने लगाया था ये स्टूडेंट को अलग करने के लिए, थोड़ा सा आम स्टूडेंट से अलग करने के लिए लगाया है। जैसे हम कोई नाउन बोलते हैं तो नाउन के अंदर उसका मीनिंग में उस बाज दफा कोई सिफ्त नहीं होती, वो एक चीज का नाम होता है, उसकी सिफ्त हम अलग लफ्ज से बताते हैं। ठीक है, हम कहते हैं गुड मैन, बैड मैन, ब्लैक मैन, व्हाइट मैन, एटसेट्रा एटसेट्रा, हैंडसम मैन, अगली मैन, जो भी आप इसको कहें। तो ऑफ द क्लास या ऑफ द कॉलेज जो है ये उसको डिस्क्राइब करता है, ये उसको हाँ, इसको आप क्वालिटी एडजेक्टिव कह लें। इसको हम जरा तफसील से फिर करेंगे जब हम एडजेक्टिव को थोड़ा सा टच करेंगे, अगर हम वी कैन नॉट गो इनटू डिटेल। और अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं। थैंक यू। अब सब्जेक्ट इन द अनयूजुअल ऑर्डर, अनयूजुअल ऑर्डर, ऑर्डर में लफ्ज बोल रहा हूँ वही एस वी प्लस एस प्लस वी प्लस सी प्लस ओ स्लैश सी प्लस ए, उसी ऑर्डर में। यानी सब्जेक्ट ऑर्डर क्या है, पहले फिक्रे में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट आता है, या ऑब्जेक्ट या स्लैश का मतलब यह है कि यहाँ ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और फिर एडवर्ब आता है। तो ये ऑर्डर है, राइट, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। अनयूजुअल का मतलब यह है कि सब्जेक्ट अपने ऑर्डर से अलग हो गया। अब बियॉन्ड दीज माउंटेन्स लिव्स अ सेंट, अब इसमें बियॉन्ड प्रेपोजिशन है, ये तो वर्ब सब्जेक्ट हो ही नहीं सकती। पहले हम ढूंढते हैं लिव्स। अब लिव्स वो इसमें काम क्या हो रहा है, लिव्स रहता है। अब यहां वो याद करें कि मैंने आपको कहा था कि सब्जेक्ट जो होता है वो हु या व्हाट होता है। हम ट्राई करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट इस फिक्रे में, हमें नहीं पता हमारा सब्जेक्ट इस फिक्रे में आदमी है या चीज है। हम क्या करते हैं, हु को पकड़ते हैं और हमने अब लिव्स जो है उसको हमने फाइंड कर लिया। हम कहते हैं हु लिव्स, तो जवाब क्या आएगा, बियॉन्ड द माउंटेन्स कौन रहता है, पहाड़ों से परे। जवाब ये तो नहीं आएगा, जवाब क्या आएगा, अ सेंट। तो अ सेंट इज आवर सब्जेक्ट, और सेंट है किधर, वर्ब के बाद है, तो इसको हम अनयूजुअल ऑर्डर कहते हैं। अ सेंट लिव्स बियॉन्ड दीज माउंटेन। अब व्हाट्स द वर्ब, लिव्स, हु लिव्स, अ सेंट, राइट। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट जो है वो अपने यूजुअल प्लेस पे चला गया। माई फ्रेंड हैज लक्जरी फ्लैट एट द टॉप फ्लोर ऑफ दिस प्लाजा। अब व्हाट्स द वर्ब, हैज, हु हैज, माई फ्रेंड, तो ये यूजुअल है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब से पहले है। यानी ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड। फ्रेंड जो है वो अकेला हमारा सिंपल सब्जेक्ट है। हैज अ लक्जरी फ्लैट एट द टॉप फ्लोर ऑफ दिस प्लाजा, ये हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट है। और हैज जो है ये हमारा सिंपल प्रेडिकेट है, राइट। द लिटिल किटन रैन अक्रॉस द रोड, व्हाट्स द वर्ब, रैन, ये हमारा एक्शन वर्ब है। व्हाट रैन, द लिटिल किटन, अब ये वो क्योंकि जानवर है तो इसलिए हमने व्हाट को पहले लगाया, तो अब ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट आ गया, द लिटिल किटन। रैन अक्रॉस द रोड, ये हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट आ गया। द थ्री फ्रेंड्स वॉक्ड ऑन एंड ऑन थ्रू द जंगल। अब व्हाट्स द वर्ब, क्या एक्शन क्या हुआ, वॉक्ड, हु वॉक्ड, द थ्री फ्रेंड्स। अब ये हमारा सिंपल यूजुअल ऑर्डर आ गया, और वॉक्ड ऑन एंड ऑन थ्रू द जंगल ये हमारा सिंपल, ये हमारा पूरा प्रेडिकेट है, और ये आगे ये सेंटेंस बना।
There lives a saint in this part of the jungle. अब इस फिक्रे में what's the verb lives? अब there इससे पहले है तो there तो नहीं हो सकता ना. There who lives, वही हमें who लगाना पड़ेगा. Who lives? A saint, right? तो a saint हमारा verb आ गया. एक वैसे याद रखने के लिए टिप है कि देयर के साथ जो फिक्रे, देयर को हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं, राइट? ये ऐसे एक डमी सब्जेक्ट होता है. तो देयर के साथ, देयर के बाद वर्ब आता है, और वर्ब के बाद उस फिक्रे का सब्जेक्ट जिसकी हम एक्शन बयान कर रहे हैं या जिसकी हम हालत बयान कर रहे हैं वो हमारा वो आता है. तो दिस इज एक्चुअली द सब्जेक्ट इन द अनयूजुअल प्लेस. इसको जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपको देखना पड़ेगा कि पहले वर्ब ढूंढना, फिर आपने हु या व्हाट पहले लगाना है और फिर उससे आपको सब्जेक्ट मिलेगा. Sometimes finding the subject may also be difficult, for as we have just seen, the subject does not always come immediately before the verb. Often it comes after the verb. Often it is separated from the verb by a modifying element. मॉडिफाइंग का लफ्ज इस्तेमाल हो ही गया है. मॉडिफाइंग का मतलब आप तर्जमा कर लें डिस्क्राइबिंग है, वो एलिमेंट जो कि डिस्क्राइब कर रहा होता है किसी चीज को. Always look for the noun or pronoun about which the verb says something and disregard intervening elements. जो दरमियान के लफ्ज आए उसको जरा थोड़ी देर के लिए तवज्जो ना दें. अब through the jungle passes the train. अब what is the verb? Passes. अब through the jungle, इससे passes आपने verb ढूंढ लिया, तो इससे पहले who passes, इसमें कोई बंदा नहीं है तो who नहीं आएगा. What passes? अब the train फौरन उसका जवाब जो है वो आ जाएगा. तो आपका सब्जेक्ट जो है वो the train है और आपका predicate जो है through the jungle passes है. इसको आप अगर सीधा करना चाहें तो आप हो जाएगा passes through the train, और अगर आप यूजुअल प्लेस पे ले आए सब्जेक्ट को तो ये सेंटेंस हो जाएगा the train passes through the jungle. The train passes through the jungle. Any question? Unusual order with sentence starting with there, here and where. आप लोग थक तो नहीं गए? Should I continue it, or you feel tired, you need to grasp these ideas? That's great. When there, where, and here is used to begin a sentence, it's supposed, its purpose is to get the sentence going. The subject appears later in the sentence. The subject and the verb, however, must still agree. It acts as an introductory word. There is not the subject. The real subject in such sentence comes after the main verb. So the subject in such sentences is in unusual order. मेरी आवाज नहीं आ रही है तो अपने इसको दोबारा कनेक्ट करें. There was nobody home. Was is the verb and nobody is the subject. Were there any fish in the lake? Where is the verb and fish is the subject. In the middle of the night there was a storm. The was is the verb and storm is the subject. तो इन तमाम में आप unusual देख रहे हैं और ये they have there और were there as a subject. आगे बाकी भी आ जाते हैं. There is a note on the desk. No, I'm not. Thank you. Note is the subject. Here are your gloves. Gloves is the subject. So our verb है और here. Where are my skates? Skates is the subject. Is there a gift for Bob? Gift is the subject. So we use there is and there are when we want to say that something exists or does not exist.
यानी आमतौर पे जब हम फिक्रे को देयर या देयर इज या देयर आर या देयर वाज वगैरह से शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम बताना चाह रहे हैं किसी इस्म, किसी नाउन यानी सब्जेक्ट के बारे में कि वो एग्जिस्ट कर रही है। सो देयर इज अ सेंटीपीड अंडर द स्टोन, तो इज सेंटीपीड के बारे में बता रहे हैं। देयर आर टू गुड रीजंस टू डू दिस। सो रीजंस के बारे में, टू गुड रीजंस, अब ये पूरे का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। देयर इजंट एनी फ्लावर इन द पैंट्री, ये फ्लावर के बारे में बता रहे हैं। ये जिसे आप वो फ्लोर कहते हैं, फ्लावर। देयर आंट एनी सीट्स अवेलेबल, सीट्स के बारे में। इज देयर एनी पेट्रोल इन द कार, तो हम पेट्रोल के बारे में बता रहे हैं। Note that we often use there is, there are, a and some and any. A and go with singular countable noun. Some and any go with uncountable and plural noun. See and uncountable under the noun. ये noun के बारे में जब आएंगे तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। There is a book on the table. Book is countable, तो A आ गया। There is an ant on your leg. Ant जो है वो काउंटेबल आ गई तो एन आ गया। देयर इज सम टी इन द पॉट, तो टी काउंटेबल नहीं हो, अनकाउंटेबल है, तो इस साथ लगाना पड़ेगा। देयर आर सम टूल्स इन द सेकंड ड्रॉर्स, अब प्लूरल के साथ भी हम सा लगा देते हैं। और देयर इजंट एनी वाटर इन द बॉटल, अब सिंगुलर नाउन के साथ नेगेटिव फिक्रा हो तो हम फिर एनी लगाते हैं, सम नहीं लगाते हैं। सम और एनी भी एक कॉन्सेप्ट है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर देयर बेसिक डिफरेंसेस। तो इसको हम भी इंशाल्लाह ताला करेंगे इस तरह की चीजें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के बाद फिर अगली चीज यूसेज। यूसेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आई टेल यू, अगर चीज यूसेज देखना चाहें कि हाउ अ सर्टेन नाउन और अ वर्ब और एनीथिंग लाइक इज यूज्ड, तो हम डिक्शनरी से आराम से देख के पता कर सकते हैं। डिक्शनरी को देखना भी एक फन है, इट्स अ स्किल। तो we'll some pages from dictionaries someday, and we'll discuss how to look up a certain thing in the dictionary, right? Note that in informal speech we often use there is with plural noun. Informal मैं ये चाहता था कि पहले मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल और मुख्तलिफ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊं इन द बिगनिंग, लेकिन मैंने ये ख्याल किया कि पहले थोड़ा सा ना एक रेपो बिल्ड हो जाए और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इससे कि मैं कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट जो है वो उसको डिस्कस कर दूं, तो हम उसको करेंगे। तो देयर इज है, देयर सम बिस्किट्स इन द टिन इन द किचन। अब ये आमतौर पे ये इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब ये है कि आम बोलचाल की होती है, और फॉर्मल का मतलब जो हम एकेडमिक पर्पस या किसी फॉर्मल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें और इसमें बड़ा फर्क होता है। ये भी इंग्लिश, ये इसको हम कहते हैं दे आर डिफरेंट डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स, तो एक डायलेक्ट में जो फॉर्मल है उसमें हम obviously we bring verb according to the number of the subject. Number of the subject mean सब्जेक्ट की तादाद के मुताबिक। जैसे बॉय सिंगुलर है तो बॉय के साथ इज आ जाएगा, बॉयज प्लूरल है तो उसके साथ आर आ जाएगा, यानी। लेकिन इधर आप देखें पीपल जो है प्लूरल है, लेकिन उसके साथ हमने इज ही लगाया हुआ है। तो अगर इस तरह का आपको मिले, अगर खास तौर पे इस तरह का आपको मिलेगा उस वक्त जब आप कोई नॉवल वगैरह पढ़ रहे हो या आप कोई ऐसी फिल्म देख रहे हो जिसमें कोई अनपढ़ हीरो हीरोइन वगैरह वगैरह आए हुए हैं, तो इस तरह की इसमें ये हो जाता है, इसमें परेशान नहीं होते। इसलिए मैं अक्सर कहता होता हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि सर कैन वॉचिंग फिल्म्स मूवीज कैन हेल्प अस लर्न बेटर इंग्लिश। तो आई ऑलवेज से कि मूवी शुड बी एंजॉयड, नॉट फॉर एनी अदर सेक। अगर जो उसके क्लिप से हम लर्न कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे देयर आर सर्टेन मूवीज which
पोर्ट्रे सम वेरी फॉर्मल टॉपिक्स, तो उसको उसकी इंग्लिश को हम दे सकते हैं। लेकिन किसी फिल्म में कोई कैरेक्टर जो है वो कोई अनपढ़ हो सकता है, कोई किसी गांव का हो सकता है, किसी लोअर क्लास का हो सकता है, वगैरह वगैरह। इसमें मैं आपको कहूँगा, आप ना खास तौर पे तलफ़ुज़ के हवाले से भी आपको बड़ा अच्छा एक हेल्प करेगा। अगर आप माय फेयर लेडी देखें, ये फिल्म जो है, उसमें आप देखें कि किस तरह इंग्लैंड में वो है, पुरानी फिल्म है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे इंग्लैंड इंग्लैंड में जो अनपढ़ लोग हैं उनकी स्पीच और जो अरिस्टोक्रेसी, जो उनकी रॉयल क्लास या उनकी पढ़ी लिखी क्लास वगैरह वगैरह, उनकी इंग्लिश में और उससे इंग्लिश में कैसे फर्क है। और इवन वो अगर एक पढ़ी लिखी इंग्लिश बोलनी है किसी अनपढ़ अंग्रेज को भी, जिसकी अंग्रेजी मदर लैंग्वेज है, तो उसको उसी तरह सीखना पड़ता है जिस तरह के वो मूवी नेम माय फेयर लेडी। मैं कोशिश करूंगा अगर वो, यस, इट इज वेरी बेनिफिशियल इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट डायलेक्ट्स। मैं कोशिश करूंगा अगर इस पे वो क्या कहते हैं, लिंक आपसे शेयर कर दूं, तो आप उसको वॉच कीजिएगा। इट विल बी गुड टू वॉच द फिल्म। अच्छी वो है, वैसे भी वो मिडिल मिडिल का क्लास, माय फेयर लेडी, या। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, हम इसको ना इधर तक ही रखते हैं, ताकि खासी 11 के करीब एक्सरसाइजेज हैं। आप इन एक्सरसाइजेज को जो है वो इसको कर लें, और इन एक्सरसाइजेज करके आप इनको एक दूसरे के साथ ज़रूर चेक करें। और अगर आप समझते हैं कि आप कोई चीज़ जो है, वो कॉन्सेप्ट जो है, that is difficult for you, you can simply write the question in that group. I'll make sure that I answer you. एक चीज जो आपने नहीं भूलनी, वो हमने जो बेसिक वर्ब के बारे में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फॉर्म्स को करा किया था। फाइनाइट जो प्रेजेंट क्लियर इन्फिनेटिव है, पास्ट टेंस है, और नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। और इसी तरह फिक्रे का स्ट्रक्चर जो पीछे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्लैश कॉम्प्लीमेंट स्लैश एडवर्ब। और वर्ब जो है, ये आइदर इट डिस्क्राइब द action or state of being of the subject, और subject is always a noun। इसम होता है सिंगुलर प्लूरल, तब एक ही चीज होता है, ठीक है। इट कैन बी वन वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट कैन बी नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। और ये हमेशा हु अगर शख्स हो, व्हाट, यानी किसी भी फिक्रे में सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए वर्ब से पहले वर्ब को ढूंढिए, फिर वर्ब से पहले हु लगा दें। अगर उस फिक्रे में हमारा सब्जेक्ट कोई पर्सन होगा या पर्सन पीपल होंगे तो वो आ जाएगा, और अगर कोई थिंग या कोई एनिमल होगा तो वो व्हाट के साथ आ जाएंगे। तो ये भाई याद रखिए कि इस सब्जेक्ट की असल वैल्यू मैं इसको कहा करता हूँ इज नाउन। और नाउन के इनहेरेंट पार्ट क्या है, या को वो बंदा होगा या कोई वो चीज़ है। बंदा जब बोल रहा हूँ तो औरत भी इसमें शामिल है, यानी या कोई एनिमेटेड होगा या कोई थिंग या एनिमल होगा। तो आई होप कि आपने कुछ समझा होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो यू कैन राइट, और यू कैन ओपन अप योर माइक एंड डू लेट मी नो, वी कैन डिस्कस। जिस मैं अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग वो ये है कि जब हम कंपाउंड कहते हैं तो हम दो अलग अलग नाउन्स को कहते हैं, दो अलग अलग नाउन्स को कहते हैं, ना कि एक नाउन के जमा होने को। एक नाउन अगर जमा भी है तो प्लूरल है, तो उसको हम कंपाउंड नहीं कह सकते।
जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो ये है कि अगर कंपाउंड हम कहते हैं जब जमा हुए हैं विद एनी ज्वाइनिंग वर्ड एंड, राइट, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। वो दो भी हो सकते हैं नाउन और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक सिंगुलर नाउन है, एक प्लूरल नाउन है, तो वो सिंगल नाउन ही कहलाएगा, वो सिंगल नाउन ही कहलाएगा। हाँ, वर्ब उसके साथ अग्री करेगा। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और अगर वो प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल आएगा। ये इसका है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दे, वी, दे, पीपल, बॉयज, ये सारे प्लूरल फॉर्म्स हैं, राइट। और ये इस कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड के लिए जरूरी है कि उसके वो दो अलग शख्स हों जिनका फिक्रे में जिक्र किया जा रहा हो, और वो एंड या और या नॉर वगैरह से इकट्ठे किए हुए हों, वो कंपाउंड कहलाता है। इसी तरह वर्ब भी जो है वो भी इसको करेगा, इसको हम कंपाउंड, ये यानी अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट चीजें। हाँ, लेकिन ये मैंने जैसे कहा ना कि अगर सिंगुलर नाउन है तो वो सिंगुलर वर्ब देगा, अगर प्लूरल नाउन है तो वो प्लूरल वर्ब देगा। लेकिन उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, उसको हम सिंगुलर सिंपल सब्जेक्ट्स, सिंगल नाउन ही ट्रीट करेंगे। जी बिल्कुल। Okay, I'm going to wind it up, right? Ladies and gentlemen, thank you very much for your being present and listen to me for this lot of time. So inshallah ta'ala, we'll see you day after tomorrow. और उसमें today, most probably today, we'll send you the chapter on the sentence। और ये इसी तरह इसकी जो है वो वीडियो जो है वो भी अपलोड हो जाएगी। आपका फीडबैक बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि फीडबैक एक्चुअली इज एनर्जाइजर फॉर अस। इट गिव्स अस एनर्जी टू मी एंड टू माय टीम हु आर वर्किंग ऑन दिस। सो गॉड ब्लेस you all. Keep studying. Thank you very much. So I'm leaving, signing off from my side. Thank you. God bless you all.